आपने बल्वरिस्तान की मांग के बारे में सुना है? शायद आप में से कुछ लोग कहें बलूचिस्तान की मांग सुनी है, पाकिस्तान से ही एक भाग। लेकिन ये बल्वरिस्तान की मांग क्या है, कैसे कनेक्टेड है गिलगित बल्तिस्तान से? आमतौर पर जब हम आज के जम्मू एंड कश्मीर के इशू को देखते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इशू के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो एक ही कहानी याद आती है कि भाई राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने में देरी, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कबीलियों का हमला, और ऐसे में ब्रिटिशर्स द्वारा वहां पर एक एम्बिगस स्टैंड लेना। लेकिन आज इस वीडियो में आप जानेंगे उसके अंदर की भी स्टोरी को। हम स्टार्ट करेंगे करंट से। आज जो मांग चल रही है लद्दाख रीजन में, जब मैं लद्दाख बोलता हूं तो यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, एक लेह है और एक कारगिल है। डेमोग्राफी के हिसाब से यानी कि जनता और साइज के हिसाब से दोनों डिस्ट्रिक्ट्स अलग हैं। और हिस्टोरिकली, मतलब मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूं, जब जम्मू एंड कश्मीर, जो प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर है, जब वो आर्टिकल 370 का एक स्पेशल स्टेटस जो एंजॉय कर रहा था, तो उस दौरान भी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की जो मांग है उसमें क्या डिफरेंस रहता था। जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस गया और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट ना होकर के 2 यूटी बन गई, तो अब इनका दोनों में अपोजिशन व्यू क्या था, अपोज व्यू मतलब बेसिकली क्या था, इसके बारे में जानना है। फिर जानेंगे हिस्ट्री के बारे में, फिर जानेंगे वो गिलगित बल्तिस्तान जिस पर पाकिस्तान कब्जा करे बैठा है, तो पाकिस्तान ने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए थे, अभी क्या स्टेटस है वहां पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका। आपको आज पता लगेगी हिपोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, जिस मुद्दे को उठाते हैं इंडिया के लिए कि तुमने 2019 में डेमोग्राफिक चेंज के लिए पीआर स्टेटस को चेंज किया। 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो क्या कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को क्यों बढ़ाया गया और कैसे वो आज के इस इशू से कनेक्ट करता है। एंड करेंगे इसके जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस से इस रीजन की। तो इस तरीके से इस वीडियो को डिजाइन किया गया है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो आज अभी चल रहा है। तो एक्चुअली गिलगित, जो हम अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख एज ए यूटी में, तो देयर आर 2 मेजर पॉलिटिकल ब्लॉक्स। पॉलिटिकल ब्लॉक्स का मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिलाकर जो 2 ब्लॉक हैं, दोनों की एक सम्मिलित मांग है। उनका कहना है कि भाई जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट होता था, तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज होते थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। तो इनका कहना है कि उस समय से लद्दाख रीजन से, यानी कि लेह से और कारगिल से मिलाकर हम 4 एमएलए भेजते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, और 2 मेंबर हम भेजते थे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जैसे ही 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर तो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी जहां पर अपना एक लेजिस्लेचर रहेगा, यानी कि जहां पर एमएलए के चुनाव होंगे। लेकिन लद्दाख का क्या? लद्दाख में जो एमएलए बनने की एस्पिरेशन लेकर अपना करियर खड़ा कर रहे थे, तो क्या वो एमएलए बन पाएंगे? आंसर इज कि भाई लद्दाख एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाई गई जिसका अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो आप फिर सोच रहे होंगे, अच्छा तो मतलब कि डिमांड कर रहे हैं कि यार हमारा भी लेजिस्लेचर बना दो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की तरह। नहीं नहीं नहीं, यहां पर डिमांड है कि हमें स्टेट डिक्लेयर करो, और गिलगित बल्तिस्तान जो पाक के पास है, पाकिस्तान के पास है, उसकी भी असेंबली सीट हमारी स्टेट में डिक्लेयर करो। तो आप कहेंगे भाई इससे फायदा क्या होगा? अब इस डिबेट को जरा जानते हैं। तो जरा थोड़ा मैप से समझ लीजिए, ये वो पाक ने जो एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो वैसे अगर हम देखते हैं तो ये है पूरा लद्दाख। तो लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी आपकी जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बड़ी है कि नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर से यूटी से बड़ी है। अगर एरिया की बात करें, ये लेह है और ये कारगिल है। जो लेह है उसमें धर्म के हिसाब से देखें तो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, और यहां पर कारगिल जो है मुस्लिम डोमिनेटेड है, राइट। ये इनका पार्ट हो गया, राइट। ये शिया मुस्लिम्स हैं कारगिल, राइट। अब करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस, तो अब वहां पर लद्दाख में भाई स्टेट लेजिस्लेचर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इट इज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, राइट। जैसे अंडमान इज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, ऐसे लद्दाख इज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, राइट। अलग से एडमिनिस्ट्रेटर होगा, राइट। वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अलग से यहाँ पर LAHGTC है, मतलब कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट, मतलब हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो ऐसे ही लेह के लिए और कारगिल के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग है। तो जो आप सोच रहे थे यार बात तो सही कह रहे हैं सर, जो एमएलए की तैयारी करते थे अब वो क्या करेंगे, जो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते थे, तो भाई साहब देखो
अलग से वहां पर ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो इनमें मतलब ये इलेक्टेड बॉडीज हैं, बाकायदा इलेक्टेड हिल काउंसिल हैं। तो आप इलेक्टेड इसके मेंबर बनते हैं, जिसके बाद आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दे जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा, डेवलपमेंट, इन मुद्दों में आप अपना से रखते हैं, राइट। ये तो फैक्ट वाला डेटा की बात होगी। 2011 सेंसस के हिसाब से 2.74 लाख, राइट। अब यहां पर जो एजिटेशन चल रहा है, जरा आप ये देखिए मांग क्या चल रही है। वी वॉन्ट डेमोक्रेसी इन लद्दाख, यानी कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। लद्दाख डिमांड स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की प्रोटेक्शन। जैसे कि 6 शेड्यूल के तहत शेड्यूल एरियाज को विशेष मतलब कि कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है, तो ऐसे ही इनकी भी मांग है कि भाई हमें भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। मुद्दा क्या है, जिससे कि इन एरियाज में बाहर से आकर पॉपुलेशन फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी ना रहे कि जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं और जो वहाँ की जॉब्स हैं उन सब में इन्फ्लक्स ना हो, उन सब में इनके जो अपने राइट्स हैं, लोकल के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें। ये इनकी डिमांड। इनको लगता है कि ऐसे में अगर 6 शेड्यूल का स्टेटस मिल जाए, स्टेटहुड मिल जाए, तो ऑटोनॉमी मिल जाएगी, दखल जो है कम हो जाएगा। क्योंकि राज्य का मतलब ही होता है कि फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, उसमें से जो स्टेट लिस्ट है उसमें आपको कानून बनाने की अपनी पावर मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी आप लद्दाख यूटी हैं, तो ऐसे में आपके लिए कानून बनाने की पूरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का तो मतलब ये होता है, राइट। तो अभी तो आप यूनियन कंट्रोल्ड हैं, राइट। अब जरा थोड़ा इसके बैकग्राउंड को देखिए कि यहां पर गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूं। तो अब जरा बात करते हैं किस एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम दिस डिमांड, इसकी हिस्ट्री में जरा हमें जानना है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम डिमांड लद्दाख की इसकी, तो चलो अब गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता चुका है कि ये स्टेटहुड की मांग है, ठीक है, इस रीजन को मिलने चाहिए ना। अब जरा ये देखिए, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर ये जो रीजन है, इस पर ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान इसका कंट्रोल करता है। ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन है। 2018 में यूके की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि यार गिलगित बल्तिस्तान रीजन इज 6 टाइम्स द साइज ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, शुड बी कंसिडर्ड ऑफिशियली पार्ट ऑफ इंडिया सिंस 1947, सिंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड इन इंडियाज फेवर। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया? एक तो बात समझ में आई यार, इंडिया के लिए तो फायदा हुआ कि यार देखो 2018 में यूके की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि ये जो भाग है ये भारत का है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज और आनी चाहिए आपके दिमाग में, यार ये क्या बात लिखी कि गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो है 6 गुना है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ये क्या है? तो एक्चुअल में इस बात को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब मैं गिलगित बल्तिस्तान कहता हूं तो आमतौर पर आपके दिमाग में कश्मीर ही आता है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही आता है, जबकि जब मैं गिलगित को समझता हूं तो समझ में आता है कि गिलगित एक एरिया था, उसके ऊपर नागर, उसके ऊपर हमजा, ये अलग से प्रिंसिपैलिटी और बाद में प्रिंसली स्टेट बन गए थे। और ये प्रिंसली स्टेट अपना इंडिपेंडेंट रिलेशन रखते थे ब्रिटिशर्स के साथ। तो कायदे में अभी तक माइंड में क्या था आपके कि भाई साहब ये जो पूरा रीजन है इसके जिम्मेदार तो हमें राजा हरि सिंह ही दिखते हैं, यही तो था दिमाग में, है कि नहीं? क्योंकि राजा हरि सिंह ने देरी करी, वहां से एक्शन हो गया। लेकिन क्या राजा हरि सिंह का जो कानूनी यू कैन से प्रभाव था, क्या वो पूरे रीजन पर बराबर था, या जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम कश्मीर कहते हैं और जम्मू कहते हैं, इस रीजन पर ज्यादा था, और ऊपर वाला जो रीजन था हमजा और नागर, गिलगित एजेंसी अलग से बनी थी, इस पर उनका कम प्रभाव था, वीक रूल था। और यू कैन से, और ये एक बड़ा कारण बना जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया बाय साइडिंग विद अ ब्रिटिशर W.A. ब्राउन। चलिए समझते हैं उसकी कहानी को। पहले जरा लोगों के बारे में समझ लीजिए, किस तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे। बुरुशो पीपल, तो बुरुशो रीजन के पीपल कहां पर मिलते हैं? तो कहा जाता है एथनो लिंग्विस्टिक, ये लोग जो है इसी रीजन के थे, पाए जाते थे। यासिन, हंजा एंड नागर इसी जगह पर पाए जाते थे। और वैलीज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन नदर्न पाकिस्तान। अब ये नदर्न पाकिस्तान बता रहे हैं, इसको बेसिकली इंडिया, विकिपीडिया को चेंज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये वाले जो पीपल हैं, ये इनको फर्दर वैलीज से हिली रीजन्स में पुश कर दिया गया, ऐसा कहा गया। देन हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। तो बल्ती, एक्चुअली बल्टी एक कैटेगरी ऑफ पीपल भी है, उनका अपना एथनिक कल्चर है, अपना कल्चर है। बल्तीज आर तिब्बतिक एथनिक रिलीजन, एथनिक पीपल हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये हैं, गिलगित बल्तिस्तान में।
ठीक है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ बाल्तीस पाए जाते हैं। बाल्ती लोग इंडिया के जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि लद्दाख की बात करूं तो लेह और कारगिल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बाल्ती पीपल बल्तिस्तान। नाउ हमजा और नागर को अब यहां से समझिए जरा स्टोरी को। ये मैप दिख रहा है आपको, इस मैप में देखिए यहां पर हमजा, नागर, गिलगित। तो जो आप गिलगित बल्तिस्तान कहते हो, तो अभी हम क्या देखते हैं, पूरे को हम क्या कहते हैं, ये गिलगित कहते हैं। और नीचे फिर हम कहते हैं जो कश्मीर का जो एक एरिया है पीओके, और हम इन जनरल मानते हैं ये पूरा का पूरा क्या है जी, पीओके है, राइट। लेकिन एक पर्सपेक्टिव कहता है ये जो है गिलगित, तो जी ये वाला पार्ट था केवल छोटा सा, इसके ऊपर तो जी ये अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज थी, अलग अलग रूलर्स जो हैं इन एरियाज में रूल करते थे, राइट। और इसमें सबसे जो मजबूत साबित हुई लॉन्ग टर्म वो हंजा और नागर को कह रहे हैं। जैसे हंजा जो एक प्रिंसिपैलिटी की तरह थी 2000 मतलब 1200 के आसपास, लेकिन 1892 से 1947 तक एक्चुअली इसने एक प्रिंसली स्टेट की तरह, इट लेटर बिकेम अ प्रिंसली स्टेट। जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीजन एक प्रिंसली स्टेट डोगरा राज का, ऐसी ये जो आप हंजा देख रहे हैं ये अपनी एक अलग प्रिंसली स्टेट थी, जो 1892 से लेकर 1947 15 अगस्त 1947 तक अपना एक सब्सिडारी अलायंस मेंटेन कर रही थी ब्रिटिशर्स के साथ। अब आप कहेंगे सर ब्रिटिशर्स इनके साथ सब्सिडारी अलायंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं? भाई साहब, ब्रिटिशर्स ने इनके साथ तो सब्सिडारी अलायंस मेंटेन किया, ब्रिटिशर्स ने यहां पर अलग से कंट्रोल किया। ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रशियन एम्पायर यहां पर एक्सटेंड हो जाए, तो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि भाई देखो ऐसा है, तुम अपना बने रहो और हम जो है इस वजह से जो ब्रिटिश इंडिया वो सिक्योर रहेगा। दैट वाज ब्रिटिशर्स आइडिया, दैट इज व्हाई दे वर मेंटेनिंग सेपरेट सब्सिडारी अलायंस विद हंजा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नागर की बात करते हैं, नागर देखिए इसके जस्ट नीचे, राइट। तो ये अनदर प्रिंसली स्टेट थी नदर्न पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान आज का देखते हैं, ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान रीजन कहा जाता है, क्योंकि बाल्ती लोग यहां पर पाए जाते हैं, तो इस वजह से पूरे को गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। तो इसका नदर्न पार्ट क्या हुआ, ये हुआ, राइट। तो 14th सेंचुरी से ये एग्जिस्ट कर रही थी और ये भी सब्सिडारी अलायंस में थी ब्रिटिशर्स के साथ अंटिल 1947। तो हमें क्या पता लगा कि भाई साहब डोगरा किंग तो ठीक है, लेकिन ये भी तो अलग अलग अपना सब्सिडारी अलायंस मेंटेन कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो ये तो अलग से एक एंटिटी भी थे, है कि नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स भी चाह रहे थे कि यार इस वाले रीजन को हम ही कहाँ डायरेक्ट कंट्रोल करते चलेंगे, हम चाह रहे थे कि एक स्ट्रांग राजा जो है इस रीजन का, जम्मू एंड कश्मीर का, डोगरास, उनका जो है इन्फ्लुएंस यहां पर रहे। तो ब्रिटिशर्स इस इन्फ्लुएंस को सपोर्ट करते आए थे। आप कहेंगे कैसे? जैसे महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह, इनको काफी समय लगा कि ये अपना लीगल या अपना प्रभाव जो है ये गिलगित, हंजा और नागर तक मेंटेन कर पाए। हालांकि इनकी जो ग्रिप है गिलगित, नागर और हंजा पर वीक रही है, राइट। इनका कमजोर पकड़ थी और एक तरीके से मान लीजिए कि ये प्रैक्टिकली जो है इंडिपेंडेंट थे ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ये रीजन गिलगित, नागर और हंजा, ब्रिटिशर्स ने अलग से गिलगित एजेंसी बना दी थी। ये देखिए, अगर ये जम्मू एंड कश्मीर वाला राज है तो ये वाला वो वाला पार्ट है जो गिलगित वाला पार्ट है, तो गिलगित एजेंसी बना दी, इसके ऊपर नागर और फिर हंजा। अब आप कहेंगे क्यों बनाई? गिलगित एजेंसी बनाई इस वजह से, ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, डोगरा किंग आप ये बताओ, अगर वहां से रशियन एम्पायर एनेक्स करेगा, यहां पर एंट्री करेगा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि रशियन एम्पायर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन यूरोप में तो पॉलिटिक्स में उनके खिलाफ है, यूरोप की जियोपॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम। तो अगर यहां पर एक्सटेंड करेगा तो जम्मू कश्मीर तुम्हारे पास इतना पावर है क्या कि तुम रोक लोगे? तो जम्मू कश्मीर ने कहा यार ऐसा तो नहीं है, देखो हम अपने राज को प्रोटेक्ट करेंगे, बट आपके साथ हाथ मिला लें तो अच्छी बात है। तो ऐसे में उन्होंने कहा तो ऐसा करो, गिलगित एजेंसी बनाते हैं, इसके बदले तुम्हें पैसा देंगे, ठीक है, तुम ऐसा करो ये हमें लीज पे दे दो। तो इसका क्या करना, जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुम संभालना, लेकिन फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस जो है ब्रिटिशर्स संभाल लेंगे। तो भाई राजा डोगराज ने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना, क्योंकि उन्हें रशियन मतलब इन्वेजन का डर था, तो गिलगित एजेंसी बना दी। हरी सिंह फाइनली इसको एक्सटेंड कर रहे थे 1935 तक, फाइनली लीज पर दे दी, जैसे 75,000 रुपए में लीज पर दे दी। और क्या कहा कि एक पॉलिटिकल एजेंट होगा, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, और वो संभालेगा डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन रिलेशंस ऑफ दिस रीजन। तो गिलगित एजेंसी पर टोटल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का नहीं, उन्होंने लीज पे लिया है, क्योंकि वो रशियन एक्सपेंशन को बचाना चाहते थे। डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन रिलेशन केवल ये संभाला। कश्मीर स्टेट से कहा, यानी कि डोगरास से कहा कि भाई इसका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुम ही संभालते रहो, ठीक है। बस ब्रिटिशर्स जो है डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स एक तरीके से देख लेंगे, कम्युनिकेशन देख लेंगे। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स देख लेंगे, बाकी तुम देखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना इन्फ्लुएंस यहां तक रखो। वी वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग यू कैन से रूलर एक्सटेंडिंग इन्फ्लुएंस टिल दिस एरिया। अब रीजन ये पाकिस्तान की तरफ फिर कैसे गया? देखिए, जैसे ही 1947 में आज़ादी हुई, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर राजा
जैसी आज़ादी हुई तो ऐसे में जो लीज थी, अब लीज का क्या होगा? अब भाई लीज का क्या करेंगे? गिलगित एजेंसी का क्या करेंगे? तो लीज हो गई कैंसिल। तो लीज कैंसिल हो गई तो अब वहां से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की जगह तो अब जो कश्मीरी स्टेट है, यानी कि जो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, तो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अपना गवर्नर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ऐसे में उन्होंने यहां पर भेजा ब्रिगेडियर घनसार सिंह को। तो महाराजा अपॉइंटेड ब्रिगेडियर घनसार सिंह जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस एज गवर्नर ऑफ द रीजन। राइट, क्यों? क्योंकि भाई अब तो ब्रिटिशर्स ने टर्मिनेट कर दी लीज, तो ये जो एरिया है अब जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने कहा हमारा ही एक तरीके से प्रोविंस की तरह काम करेगा, लीज खत्म हो गई, अब घनसार सिंह जी, ब्रिगेडियर घनसार सिंह आप संभालो इसको। तो घनसार सिंह जी ने, ब्रिगेडियर घनसार सिंह जी ने कहा ठीक है जी संभाल लेते हैं। लेकिन अब इसमें दांवपेच देखिए क्या है, ब्रिटिशर्स आजाद करके जा तो रहे थे, लेकिन जब वो गिलगित एजेंसी लीज पर थी तो उसकी सुरक्षा कर कौन रहा था? ये कर रहे थे गिलगित स्काउट्स। तो गिलगित स्काउट्स को हायर करना, ट्रेन करना, पैसा देना, ये ब्रिटिशर दे रहे थे, भारत से ही कमाई कर रहे थे। तो ये एक तरीके से ये तो थे ही, और साथ में इनके ऊपर ऑफिसर कौन थे? वो भी ब्रिटिशर थे। अब यहां पर दो ऑफिसर्स का उल्लेख करना चाहूंगा, एक तो आपके ये हो गए मेजर W.A. ब्राउन और एक हो गए A.S. मैथ्यूसन, ये कैप्टन थे। मेन कहानी जो है इनकी है, मेजर W.A. ब्राउन, क्योंकि मेजर W.A. ब्राउन ने काफी समय तक इस एरिया को सुरक्षित किया था, कंट्रोल किया था। तो उनको लगता था कि यार मैं गिलगित के लोगों को अच्छे से जानता हूं, और गिलगित के जो लोग हैं वो अपने आप को कश्मीरी नहीं मानते। तो एक कश्मीर के राजा जो है जबरदस्ती कह रहे हैं कि जी तुम हमारे भाग हो, और जी अब हम ब्रिगेडियर घनसार सिंह को भेज रहे हैं वहां पर। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं चाहते थे कि वो कश्मीर स्टेट के अंडर आए, ऐसा मानना था मेजर W.A. ब्राउन का। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है। हालांकि जैसे ये लीज खत्म हुई तो फिलहाल क्योंकि भाई सुरक्षा तो रखनी थी, ऐसा तो नहीं एकदम हटा देंगे, तो कहा गया कि चलो भाई अभी गिलगित स्काउट्स और जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं ये एक तरीके से आपको ब्रिटिश एम्पायर लोन पे दे रहा है। लोन पे दे रहा है क्यों? क्योंकि जैसे सुरक्षा एज इट इज मेंटेन रहे, धीरे धीरे ट्रांजिशन हो जाएगा। ऐसा ही ब्रिटिशर्स कर रहे थे आजादी देने के बाद। लोग जो थे गिलगित के, क्योंकि वो मान रहे थे कि यार हम एथनिकली डिफरेंट हैं, हमारा कल्चर डिफरेंट है फ्रॉम कश्मीरीज, तो हमें कश्मीरी ना कहा जाए, राइट, तो हम कश्मीरी स्टेट के रूल के अंडर नहीं रहेंगे। मेजर विलियम ब्राउन ने तो अपने आप ईगो पे ले ली बात कि यार मैं अब कुछ यहाँ पर चेंज करके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स जो हैं ये मानकर चल रहे हैं कि ये डोगरास को सपोर्ट करते रहे इस रीजन के लिए, क्योंकि उनको जरूरत थी डोगरास को स्ट्रांग करने की इस रीजन में, जिससे कि रशियन से बचा जा सके। तो वो कह रहे हैं गलत हो रहा है गिलगित के लोगों के साथ। और अल्टीमेटली गिलगित जो है वो, अगर जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया तो उसका मतलब जो है गिलगित के लोगों का भविष्य नहीं होना चाहिए, ऐसे आइडिया रख रहे थे विलियम ब्राउन। तो मतलब कि इन्होंने कहा ये ह्यूज मिस्टेक है जी, जो ब्रिटिशर्स मानकर चल रहे हैं कि ये लीज साइन होने के बाद महाराजा ऑफ जो कश्मीर है उनके अंडर आएगा ये एरिया। इसी बात को बेसिकली कहा गया कि भाई पाकिस्तानी समझ गए। अब ये कहा जाता है कि विलियम ब्राउन ने साइड किया अपने आप को पाकिस्तानियों के साथ, और पाकिस्तानियों ने इनकी ही सलाह मशवरे के आधार पर जो वहाँ के कबीले थे, जो गिलगित बल्तिस्तान जो एरिया है इसके जो कबीले थे, उनको कहा कि तुम यार अटैक करो। अगर तुमने अटैक ना करा तो ये जो राजा हैं कश्मीर के वो तुम्हें कश्मीरी ही मानेंगे और तुम्हें जो है तुम्हारी मर्जी के बिना उस तरफ विलय करा देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर डोगरा रूल फिर जब टेंशन में आई तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, भारत से फोर्सेस गई, भारत से फोर्सेस ने वहाँ पर फिर बचाया। जहाँ तक हम पुशबैक कर पाए तो फिर वो वाला एरिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान एरिया, इधर कश्मीर वाला जो नीचे वाला पार्ट था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कंट्रोल में आ गया। अब जब राजा हरि सिंह ने एक्सीड करा इंडिया को तो मेजर ब्राउन ने क्या करा, जो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह थे जो गवर्नर बनाकर भेजा था उनको इंप्रिजन कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब हिम्मत देखिए मेजर ब्राउन की। भाई ऑफिशियली ब्रिटिश राज मान रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की लीज ही उन्हें राजा ने दी थी, महाराजा ने दी थी, और महाराजा ने अपना गवर्नर भेजा, तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई भाई, तुमने कैसे गिरफ्तार कर लिया ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को, और तुमने गिरफ्तार कर भी लिया और तुम आराम से चले भी जाओगे यहाँ से, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो ब्राउन सोच रहे थे जाने की टेंशन नहीं है, पाकिस्तान के रास्ते निकल जाएंगे। तो ऐसे में इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल रॉजर बैकन को, कि अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि जो गिलगित वाला एरिया है ना ये तो पाकिस्तान का हो गया, यहाँ पर फ्लैग लग गया है। तो ब्राउन जो मेजर ब्राउन थे इन्होंने ऑफिशियली रेज किया था पाकिस्तानी फ्लैग को हेडक्वार्टर पर। तो यानी कि पाकिस्तानियों ने नहीं, ब्रिटिशर ने। अब दोबारा याद करिए उसको जो बताया था 2018 में यूके की पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर रही है कि ऑफिशियली हम तो ये मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ये तो भारत का है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा ने साइन किया था भारत के फेवर में, तो ये रुख अपना रहे हैं। लेकिन इन्हीं का तो ऑफिसर है भाई जो ऑफिशियली यहाँ पर रेस करा था फ्लैग को,
नहीं तो ये मसला इतना बढ़ता ना। और बाकायदा इन्होंने क्या करा, डब्ल्यू ए ब्राउन ने ये सरदार मोहम्मद आलम को वहां बुलाया और कहा कि जी हम तो जा रहे हैं ना, करंट स्टेटस पर बात करते हैं। देखिए कई समय से मांग थी कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस घोषित किया जाए। इमरान खान के समय में इस पर मांग भी आई थी। इमरान खान ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बनाया था। अब आप कहेंगे अभी क्या स्टेटस है? अभी कुछ स्टेटस ऐसा है कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है वही इनकी काउंसिल को हेड कर रहा है। तो एक तरीके से अलग से जो केंद्र का मंत्रालय है, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, वही एक्चुअली इस्लामाबाद के बेस से वही एक्चुअली इस एरिया को कंट्रोल करता है, राइट। तो यानी कि इनके अपनी जो इंडिपेंडेंट वॉइस है कि हम इस रीजन के विकास के लिए कुछ अलग से करना चाहते हैं, वो मुद्दे रीजन लेवल पर नहीं उठ पा रहे हैं। इंडिया का स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है भाई, हम तो ऑफिशियली भाई ये हमारा पार्ट है, कब्जा कर बैठे हैं, आज समय ये है कल समय बदलेगा, कुछ भी चीज़ें होती रहती हैं, जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें बदलती हैं। आप हो सकता है आपने जो इतिहास पढ़ा है वो शायद 100 साल का पढ़ा हो, राइट, लेकिन इतिहास जो है अगर उससे पुराना पढ़ा जाए तो तरीके मौके आते हैं, चीज़ें बदलती हैं, है ना। हर बार वॉर ही नहीं होता, कई और तरीके भी होते हैं, लोगों ने परचेज भी किया, कई तरीके हैं। खैर उसकी स्टोरी कभी और, अभी फोकस इस पर करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से हमने डिक्लेयर करा कि ये लद्दाख रीजन है। तो जो हम लद्दाख रीजन कहते हैं तो उसका मतलब है गिलगित बल्तिस्तान भी है। जब हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी तो उसका मतलब वो जो कश्मीर का पार्ट है वो भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का पार्ट है जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। तो ऑफिशियली हमारी पार्लियामेंट का यही डिक्लेरेशन है। अब जरा आते हैं इनकी क्या पॉलिसी चल रही थी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। आप में से कई लोग, जैसे मैं बोलता हूँ गिलगित बल्तिस्तान तो आपके दिमाग में पता है क्या इमेज बनती होगी? कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ फसल वगैरह वहाँ होती नहीं होगी, पथरीली पहाड़ियाँ, कुछ कैंप्स बने हुए हैं आतंकवादियों के, कुछ लोग हैं हताश निराश से, कुछ ऐसी इमेज बनती होगी। लेकिन आप गिलगित बल्तिस्तान अगर गूगल पर सर्च करेंगे फोटोज तो यू विल फाइंड सिनिक ब्यूटी इन गिलगित बल्तिस्तान। मतलब टूरिज्म का ह्यूज पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन हालात कुछ ऐसे आप देखिए, 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो इन्होंने क्या करा, पाकिस्तानी सुन्नीस पॉपुलेशन को वहां पर लैंड एक्वायर करने की परमिशन दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कहते थे यार हम गिलगित बल्ती लोग, हमारी एथनिसिटी अलग। हम कह रहे थे यार हम कश्मीरियों के साथ भी नहीं है, हम कश्मीरी और हम अलग अलग लोग हैं, तो हमारी एथनिसिटी बनी रहे तो हमारे एरिया में हम ही जमीन खरीद सकें, हम ही यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा ये तो नहीं होने देगा, कल को तुम यार अलग अलग देश की मांग करने लग गए, कल को तुम में से कुछ लोग अलग देश की बात करने लग गए। तो उन्होंने क्या करा, लॉ को चेंज करा और वहां पर अब जो अदर रीजन है जैसे पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस, उससे भी लोग आकर यहाँ पर बसने लग गए गिलगित बल्तिस्तान में कि आप ज़मीन खरीदो रहने लग जाओ। यानी कि जिससे लोकल डेमोग्राफी को चेंज कर दो, जिससे कि आपस में अगर ये देश छोड़ो अगर ये प्रोविंस की भी मांग करें कि भाई हमें एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस दे दो, तो वो मांग भी तब होगी ना जब गिलगित आपकी एक एथनिसिटी होगी। अगर पंजाब सिंध से लोग वहां पर बसेंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है यार, अलग से एडमिनिस्ट्रेड है, ठीक है भाई चल रहा है काम। तो डेमोग्राफी को चेंज करना एक स्ट्रेटेजी रही है, 1970s से यूज कर रहे थे, राइट। और ये हमें बता रहे थे यार देखो आपने स्पेशल स्टेटस हटा दिया, मतलब 1970s में कर रहे हो आप ये काम। फिर जनरल जिया उल हक आए, इनके टाइम में तो इन्होंने तो भाई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, शिया नुब्रस की राइट्स, यहाँ पर बेसिकली एक मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट कर दिया, मतलब एथनिक क्लैशेस होने लगे, शिया सुन्नी क्लैशेस होने लगे। वो सेक्टेरियन फ्यूड्स आज तक यहाँ पर दिखते हैं। जैसे कि आज का सिनेरियो बताऊं, पिछले साल की बात है, ये जो आप देख रहे हो वाकया हो क्या रहा है, यहाँ पर मांग चल रही थी कि कारगिल चलो चलो कारगिल चलो, कारगिल भारत का भाग। ऐसा क्यों? इससे पहले जो है इनके एक जो शिया लीडर हैं आगा बकीर अल हुसैनी, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अलग से ब्लास्फेमी पे कानून बनाया। तो इनके लीडर का कहना था यार ये जो ब्लास्फेमी का कानून बनाया है ये शियाओं को परेशान करने के लिए बनाया है। तो इसके लिए अलग से मीटिंग हुई स्कर्दू लोकेशन, अगर पता मतलब ध्यान रखना, स्कर्दू इज इन गिलगित बल्तिस्तान। लोकेशन पे क्वेश्चन पूछती है UPSC कई बार, मैच द फॉलोइंग करके प्रीलिम्स में आ जाता है। तो ऐसे में इन पर FIR दर्ज हो गई। अब भाई इनके सपोर्टर लोग, क्योंकि शिया पॉपुलेशन वहां पर, तो ऐसे में इन्होंने मांग उठानी स्टार्ट कर दिया, अरे तो गलत हो रहा है। अब इनसे मिलिए अब्दुल हमीद खान, ये मांग कर रहे हैं पता है किसकी? बल्वरिस्तान की। तो अलग से बल्वरिस्तान नेशनल फ्रंट, आप कहोगे बलूचिस्तान सुने, बल्वरिस्तान नेशनल फ्रंट क्या है? बल्वरिस्तान नेशनल फ्रंट का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के आइडेंटिटी को, राइट्स को हमेशा सप्रेस किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एक तरीके से कॉलोनी बनाकर यूज कर रहा है उसका। कॉलोनी का मतलब होता है अनइवन डेवलपमेंट, शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। इनका कहना है, हम तो कहते हैं वी वांट टू ज्वाइन इंडिया,
तो आप कहेंगे भाई साहब ये भाई साहब बैठे कैसे हैं गिलगित बल्तिस्तान में सेफ, आईएसआई अब तक तो निपटा देती इनको। तो ये कह रहे हैं यार तुम इतने हल्के में समझ रहे हो क्या, बेल्जियम में बैठे हैं हम। तो ये जो है बेल्जियम में बैठे हैं और बेल्जियम से बीएनएफ चला रहे हैं, तो बलूचिस्तान के लोगों को जोड़ रहे हैं और मांग बना रहे हैं कि भाई तुम्हारे हक तब तक नहीं आएंगे जब तुम अपने साथ अपने इंडिया के साथ मिलो, वहाँ पर बेटर तुम्हारा भविष्य है। खैर अब जैसे ही 370 का स्टेटस चेंज हुआ तो एक और अदर इनके रिप्रेजेंटेटिव, उनका भी यही मांग था कि जो कॉलोनियल रूल है पाकिस्तान का उससे हमें बचा लीजिए। चाइना की प्रेजेंस इस एरिया में एक्चुअली ये 1963 के देन है। 1962 के इंडियन चाइना वॉर के बाद पाकिस्तान को समझ में आया ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो शाक्सगम वैली है वो चाइना को देते हैं। तो ये उस दिन न्यूज़ छपी थी, पाकिस्तान एंड चाइना साइन बॉर्डर के पैक्ट के नाम पे शाक्सगम वैली ये इन्होंने चाइना को दी। अब चाइना क्या कर रहा था, कासगर जिंगजियांग रीजन इनको कनेक्ट करके काराकोरम हाईवे बना रहा था। अब वो जो उस टाइम स्ट्रेटजी थी, स्टार्टिंग में तो चाइना ने जो अक्साई चिन है भारत का भाग, उसको बेसिकली हथियाना स्टार्ट किया था क्योंकि वो अपने जिंगजियांग रीजन से तिब्बत को कनेक्ट करना चाहता। तिब्बत बहुत बड़ा एरिया है, चाइना ने तिब्बत को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तिब्बत, खाम, आमडो। फिर उसने सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा, फर्दर एक्सटेंड करते हैं। तो उस समय की स्ट्रेटजी इनको अब काम आ रही है। कैसे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादार पोर्ट तक कनेक्ट कर रहे हैं। चाइना को एक बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे चाइना बढ़ रहा है तो उसको घेरने की कोशिश कहाँ हो रही है, ईस्टर्न चाइना सी में या साउदर्न चाइना सी में। तो वो सोच रहा है कि अगर अपने इस वाले रीजन को, यानी कि जिंगजियांग वाले रीजन को, इस वाले रीजन को डेवलप करना है। हान पॉपुलेशन जो है, हान पॉपुलेशन जो हान एथनिसिटी की पॉपुलेशन है, अगर उसकी डेमोग्राफी को शिफ्ट कर दिया जाए, अगर यहाँ उइघुर मुस्लिम पॉपुलेशन है जिंगजियांग में, अगर वहाँ से हान एथनिसिटी वाली पॉपुलेशन को यहाँ पर बसा दिया जाए, जैसे कि तिब्बत में भी बसाया गया है कितने सारे रीजन्स में, तो ऐसे में एक तरीके से मांग चेंज हो जाएगी। प्लस यहाँ लोग आएंगे क्यों? बेटर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। बेटर डेवलपमेंट होगा कब? जब आपको रीजन में कनेक्टिविटी मिलेगी इंडियन ओशन में। तो ऐसे में वो कह रहे हैं ये ग्वादार पोर्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, नए इकोनॉमिक पोटेंशियल डेवलप होगा, आप पाकिस्तान में भी बेचेंगे और इस ग्वादार पोर्ट के थ्रू आप फिर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी व्यापार करेंगे। तो दैट इज चाइनाज स्ट्रेटजी इन दिस रीजन। तो चाइना इज डूइंग दैट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी, भारत वाले क्षेत्र से निकाल कर लेकर जा रहा है। तो एक तरीके से इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बढ़ गया है। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान में मांग तेज होती है, जिससे कि ये जो प्रोजेक्ट है इस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो अपने आप में ये भारत की जो संप्रभुता है उसको इंटरनेशनलाइज, मतलब इस इशू को, मतलब बेसिकली हमारा जो स्टैंड है उसको और मजबूत करने के लिए काम आएगा, राइट। क्योंकि आपको पता है ना रियलिस्ट पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या कहता है। अगर आप यहाँ तक देखते हो तो भाई साहब जल्दी प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वही टिकता है जो दूर तक देखता है और आज पर एक्शन लेता है। तो दूर तक देखता है का मतलब है कि अगर ग्वादार वाला ये पोर्ट कनेक्टिविटी और उसके बाद चाइना का डोमिनेंस, पाकिस्तान की इकोनॉमी त्रस्त और चाइना का डोमिनेंस इन दिस रीजन गिलगित बल्तिस्तान एज वेल एज ग्वादार, एंड चाइना यूजिंग दिस फॉर सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पस, तो इट इज गोइंग टू अंडरमाइन द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे हमेशा युद्ध थोड़ा ना होता है। अरे भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा युद्ध से नहीं दूसरे को नीचे किया जाता। नेगोशिएटिंग पावर आपकी ऊपर रहेगी अगर आप सिक्योरिटी डायनामिक्स में ऊपर हैं, दूसरे को अंडरमाइन करने की पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग। तो इस रीजन, इस मतलब लॉजिक से, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से गिलगित बल्तिस्तान रिमेन्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इसके लिए स्ट्रेटेजी ध्यान रखनी पड़ेगी, भाई प्लान करना ही पड़ेगा। डिस्कस द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ इशू ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इशू एंड कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स सराउंडिंग इट। तो अभी हमें इंटरनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, इकोनॉमी पर फोकस करना है। बट कई बार ऐसा होता है कि देश मजबूत केवल इस वजह से नहीं होता कि आप अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं। देश मजबूत तब भी होता है कि बाहर से जो रुकावटें होंगी आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पे, वो, और बाहर से जो आपके पार्टनर्स हैं वो आपको क्या, किस टर्म्स पे ट्रेड, एंगेजमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज में पार्टनरशिप देंगे। तो वो सब तभी मिलता है व्हेन यू हैव स्ट्रेंथ। तो मतलब उसके लिए सही समय का इंतजार जरूरी है, तब तक अपनी ताकत पर काम जरूरी है।